नमस्कार, आपका स्वागत है द पब्लिक इंडिया बुलेटिन में पेश है अभी तक की बड़ी खबरें। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चप्पा चप्पा भाजपा नारा चरितार्थ हुआ है। पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिला है और असम में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। वहीं केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट द यूडीएफ ने बड़ी जीत दर्ज की कर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर सामने आया है, जहां अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कचगम टीवीके ने जबरदस्त जीत हासिल की है। पांडुचेरी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी गठबंधन दोबारा सत्ता में वापसी करने पर सफल हुआ है। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां सियासत का नक्शा बदलता हुआ नजर आ रहा है। ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी 192 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी 94 सीटों पर सिमटती दिख रही है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बंगाल में पहली बार कमल खिलना तय माना जा रहा है। इस बार एग्जिट पोल भी काफी हद तक सटीक साबित होते दिख रहे हैं। जिन्होंने जिस बदलाव का संकेत दिया था वही अब मतगणना में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मुकाबला अब एक तरफा होता जा रहा है और बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कई रैलियां और रोड शो की थे और हर मंच से बंगाल में सरकार बनाने का दावा किया था। तो सवाल बढ़ा, क्या बंगाल में इतिहास बदलने जा रहा है? फिलहाल तस्वीर साफ है, लेकिन अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है। नजर बनी रहेगी। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में जश्न का माहौल और सियासत में बड़ा उलटफेर साफ नजर आ रहा है। ताजा रुझानों के मुताबिक यूडीएफ करीब 97 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि एलडीएफ 40 सीटों पर सिमटता दिख रहा है और बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो केरल में 1 दशक पुरानी सत्ता का अंत तय माना जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर का नजारा जश्न, नारे और जीत की खुशबू से लबरेज है। प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ लगातार स्क्रीन पर नजर बनाए हुए हैं। शुरुआती चिंता अब पूरी तरह खुशी में बदल चुकी है। वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला सबसे पहले पहुंचने वालों में थे, जो हरिपत सीट से 10,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और उन्हें कंधों पर उठाकर कार्यालय के अंदर ले गए। इसके बाद के सी वेणुगोपाल, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का संभावित दावेदार माना जा रहा है, भी मुख्यालय पहुंचे। उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखा और उन्हें भी कंधों पर उठाकर अंदर ले जाया गया। सबसे ज्यादा उत्साह उस समय देखने को मिला जब नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन मुख्यालय पहुंचे। शुरुआती राउंड में पीछे रहने के बाद उन्होंने परावूर सीट पर वापसी करते हुए बढ़त बना ली। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान के सी वेणुगोपाल ने पार्टी कार्यालय में जीत का केक काटा, जिसे शशि थरूर, सनी जोसेफ, रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन सहित अन्य नेताओं को खिलाया गया। असम में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है और हेमंत बिस्वा सरकार ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 126 विधानसभा सीटों के रुझान सार्वजनिक किए हैं। रुझानों में भाजपा 78 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना चुकी है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 24 सीटों पर आगे है। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या यूडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। चालुकबारी सीट पर रुझानों में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी बढ़त बनाए हुए हैं। वे लगभग 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं असम कांग्रेस के अध्यक्ष और जोरहाट से पार्टी उम्मीदवार गौरव गोगोई शुरुआती रुझानों में 9,000 से अधिक वोटों से पीछे हैं। तमिलनाडु से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नतीजों ने सियासत की पूरी पटकथा बदल दी है। शुरुआती रुझानों से लेकर अब तक का ट्रेंड साफ संकेत दे रहा है कि मुकाबला इस बार पारंपरिक दलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नई ताकतों ने भी जोरदार एंट्री की है। सबसे बड़ा सरप्राइज अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके का धमाकेदार प्रदर्शन। कई सीटों पर इस नई पार्टी ने दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी है और सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। वहीं डीएमके और एआईडीएमके जैसी पारंपरिक पार्टियां इस बार दबाव में नजर आ रही हैं। कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे नतीजों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है
कि इस बार युवा मतदाताओं और शहरी वोटर्स ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है, जिसने इस चुनाव को पूरी तरह अलग बना दिया। तो क्या तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है? रुझान तो यही कह रहे हैं। अब सबकी नजर अंतिम नतीजों पर टिकी है। पांडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर सत्ता की तस्वीर साफ कर दी है। ताजा रुझानों के मुताबिक 30 सीटों वाली विधानसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बढ़त के साथ बहुमत के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन 18 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करीब 10 से 11 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। मतगणना के दौरान शुरुआत में मुकाबला कांटे का रहा, लेकिन जैसे जैसे रुझान आगे बढ़े, सत्ता पक्ष ने निर्णायक बढ़त बना ली। कई अहम सीटों पर जीत का अंतर भी बढ़ता गया, जिससे यह संकेत मिला कि मतदाताओं ने स्थिरता और गठबंधन की नीति पर भरोसा जताया है। राजधानी पांडुचेरी में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जीत का उत्सव मना रहे हैं। मिठाइयां बांटी जा रही हैं और नारेबाजी हो रही है। महत्वपूर्ण खबर हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों को निकालने के लिए सेना की मदद से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच फंसे जहाजों को निकालने के लिए मानवीय मदद की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कई देशों ने मदद के लिए वॉशिंगटन से संपर्क किया और कहा है कि उनका चल रहे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान, मिडिल ईस्ट और अमेरिका की भलाई के लिए हमने इन देशों से कहा है कि हम उनके जहाजों को इन बंद पानी के रास्तों से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस कोशिश को प्रोजेक्ट फ्रीडम बताया है। यह ऑपरेशन मिडिल ईस्ट टाइम के हिसाब से आज सुबह शुरू होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इस कदम का मकसद न्यूट्रल और बेकसूर लोगों की मदद करने के साथ यह सुनिश्चित करना है कि जहाज आजादी से और अच्छे से अपना काम कर सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, मुझे पूरी तरह पता है कि मेरे प्रतिनिधि ईरान के साथ बहुत सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं और इन बातचीत से सभी के लिए कुछ बहुत सकारात्मक हो सकता है। हालांकि उन्होंने किसी भी रुकावट के खिलाफ चेतावनी दी और कहा, अगर किसी भी तरह से इस मानवीय प्रक्रिया में दखल दिया जाता है तो दुर्भाग्य से उस दखल से सख्ती से निपटना होगा। पेंटागन के डायरेक्टेड ऑपरेशन में एक बड़ी मिलिट्री तैनाती शामिल होगी। CNTUM के बयान के मुताबिक समर्थन में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा जमीन और समुद्र पर आधारित एयरक्राफ्ट, मल्टी डोमेन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म और लगभग 15,000 सेवा सदस्य शामिल होंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से पहले ही भारत नेपाल के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है। सीमा पर फिर सियासत गर्म हो गई है और मुद्दा वही पुराना लिपुलेख वाला है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसका रुख नहीं बदलेगा। बातचीत होगी, लेकिन एक तरफा दावे मंजूर नहीं किए जाएंगे। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र उसका हिस्सा है। काठमांडू का दावा है कि भारत और चाइना बिना उसकी सहमति इस क्षेत्र के इस्तेमाल पर कोई फैसला नहीं ले सकते। नेपाल की मांग साफ है, पहले सीमा विवाद सुलझाओ, फिर किसी भी मार्ग या समझौते पर आगे बढ़ो। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने दो टूक कहा है कि लिपुलेख पास 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पारंपरिक मार्ग रहा है। यह कोई नया रास्ता नहीं है, दशकों से इस्तेमाल में है। भारत ने साफ कहा है कि सीमा से जुड़े दावों को ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही देखा जाएगा और किसी भी तरह के एक तरफा विस्तार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही भारत ने यह भी दोहराया कि वह नेपाल के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत और कूटनीति से समाधान चाहता है। इसी बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी तेज कर दी गई है और यात्रा के लिए 2 मार्ग तय किए गए हैं, जिनमें लिपुलेख और नाथू ला शामिल किया गया है। लेकिन नेपाल के अड़ंगे के बाद सवाल बड़ा है कि क्या बातचीत से हल निकलेगा या फिर लिपुलेख बना रहेगा तनाव का नया केंद्र। अब खबर ईरान अमेरिका जंग के मैदान से, जहां 2 हफ्ते के सीजफायर के बाद भी सुलह को लेकर अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के 14 पॉइंट वाले प्रस्तावित प्लान पर जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सरकारी IRIB टीवी को दिए एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिकी की तरफ से दिए गए जवाब की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान का प्लान सिर्फ युद्ध खत्म करने पर फोकस है
और इसमें न्यूक्लियर फील्ड की डिटेल से जुड़ी कोई बात नहीं है। बघाई के मुताबिक अभी हम लेबनान समेत इस इलाके में युद्ध खत्म करने से जुड़े पैरामीटर्स पर फोकस कर रहे हैं। इस स्टेज पर न्यूक्लियर को लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं है, जबकि अमेरिका का मुख्य मुद्दा ही न्यूक्लियर है। ईरान ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि वह न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए है। हालांकि यह देश अकेला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और जिसने यूरेनियम को हथियार ग्रेड लेवल के करीब संवर्धन किया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक रविवार को भी ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने अपने ओमानी और जर्मन समकक्षों को युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की नई डिप्लोमेटिक कोशिशों और पहलों के बारे में जानकारी दी। ईरानी विदेश मंत्रालय के बयानों के मुताबिक अलग अलग फोन कॉल में अरागची ने ओमानी विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी और जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ ताजा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने एयरस्पेस में लगी सभी अस्थायी पाबंदियों को हटा दिया है और विमान ऑपरेशन को दोबारा से सामान्य कर दिया है। इससे भारतीय और यूएई की विमान कंपनियां भारत के लिए पहले के मुकाबले अधिक उड़ान भर पाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब और ओमान के विभिन्न हवाई अड्डों से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें जारी है। कतर का एयरस्पेस आंशिक रूप से खुला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और कतर एयरवेज कतर से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है। कुवैत का भी एयरस्पेस खुला है। जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज कुवैत से भारत के लिए उड़ानें संचालित कर रही है। इसी तरह बहरीन का एयरस्पेस भी खुला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और गल्फ एयर बहरीन से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है। इराक का हवाई क्षेत्र सीमित उड़ानों के लिए खुला है, जो क्षेत्रीय गंतव्यों तक जाती है और जिनका उपयोग भारत जाने के लिए किया जा सकता है। ईरान का हवाई क्षेत्र भी मालवाहक और चार्टर्ड उड़ानों के लिए आंशिक रूप से खुला है। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है और वहां पहले से मौजूद लोगों से दूतावास के सहयोग से जमीनी सीमा मार्गों से निकलने का आग्रह किया है। बयान में कहा गया है कि अब तक तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने जमीनी सीमा मार्गों के माध्यम से 2504 भारतीय नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने में सहायता की है। बयान में कहा गया है कि इजराइल का हवाई क्षेत्र खुला है और क्षेत्रीय गंतव्यों तक सीमित उड़ानें फिर से शुरू हो गई है, जिनका उपयोग भारत जाने के लिए किया जा सकता है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 42 साल पुराने अपने भाई समान दोस्त सुशील कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सलमान खान ने अपने दोस्त की याद में एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यह शख्स 42 सालों से मेरा भाई था, सबसे अच्छा, दयालु और मददगार। चाहे खुद कितनी भी मुश्किल में हो, हमेशा मुस्कुराता, नाचता रहता था और सबसे खराब हालात में भी कोई दर्द या तनाव नहीं दिखाता था। चाहे आर्थिक, भावनात्मक या शारीरिक समस्या हो, वह हमेशा कहता था कि फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक हो जाएगा। सलमान ने आगे लिखा, सुशील कुमार उसका नाम है, या यूं कहूं कि 5 मिनट पहले तक उसका नाम था। अलविदा भाई, तुमने एक सच्चे इंसान की तरह जिंदगी जी और मौत का सामना एक हैवीवेट चैंपियन की तरह किया। तुम्हारे लिए कोई आंसू नहीं, सिर्फ यादें और हंसी है। सलमान ने कहा, मेरा प्राह चेहरे पर मुस्कान के साथ गया। यही सही तरीका है जाने का भाई, कोई पहले कोई बाद में, सबको जाना है, पता नहीं कब और कैसे, इसलिए कुछ करके जाओ। अब अपनी सिगरेट और विस्की का मजा लो। चीयर्स भाई, लगता है मैं तुम्हें थोड़ा मिस करूंगा। सलमान ने सुशील की कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिनमें वह उनके और उनके पिता सलीम खान के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि सलमान खान और दिवंगत सुशील कुमार के रिश्ते के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सुपरस्टार के कैप्शन से लगता है कि वह खान परिवार के काफी करीब थे। चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके से सामने आया है, जहां एक 4 साल का मासूम इस खतरनाक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दंपति अपने बच्चे को साथ ससुराल जा रहे थे। जैसे ही वे ससनी गेट थाना क्षेत्र के झम्मन लाल मोहल्ले से गुजर रहे थे, तभी अचानक चाइनीज मांझा बच्चे की गर्दन में फंस गया। कुछ ही सेकंड में मासूम लहूलुहान हो गया और परिवार में चीख पुकार मच गई। घायल बच्चे को तुरंत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार बिहारी नगर का रहने वाला बताया जा रहा है।
गौरतलब है कि हाल ही में यूपी सरकार ने चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था और सख्त चेतावनी दी थी कि इसके इस्तेमाल से किसी की मौत होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बावजूद बाजारों में यह खतरनाक मांझा खुलेआम बिक रहा है और लगातार हादसों की वजह बन रहा है। सवाल बड़ा है कि जब बैन है तो बिक्री कैसे हो रही है और आखिर कब तक मासूम जाने इस खतरनाक मांझे की भेंट चढ़ती रहेंगी। प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन चुका है। फिलहाल पूरे शहर में इस घटना के बाद आक्रोश है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम कल्पना है। मेरे बहन के बेटे की उसकी गर्दन कट गई थी। मेरे जीजा जी आ रहे थे मेरे घर पर, इसी समय इनकी मेरे पे कॉल आई थी कि बच्चे की गर्दन कट चुकी है। तुरंत मैं वहाँ पहुँची। मैं इतना सारा खून, इतना सारा देख के मैं भी हॉपलेस हो गई। मेरे जीजा जी भी मतलब बेहोश वगैरह हो गए। कुछ लोग हमारे थे मोहल्ले पड़ोस के, वो लोग आए थे, उनको ले गए थे त्यागी हॉस्पिटल। मैं उन लोगों से मना कर दी थी, वहाँ कोई नहीं था। फिर वहाँ से हम लोग रूसा गए, रूसा पे भी डॉक्टर लोग नहीं थे। फिर यहाँ पर लेके आए मेडिकल। ठीक है, बच्चे की बहुत गंभीर हालत है। जो भी लोग मांझा बेचते हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई की जाए जी। इनको बंद करना चाहिए। ऐसे कितने भी बच्चों, काफ़ी बच्चों के बहुत नुकसानदायक है ये बच्चों के लिए। लापरवाही मान ली, जबकि इसको बैंड भी लगा दिया गया है, फिर भी ये दलाल से जी देखो जी, अब नाम तो किसी का नहीं, लेकिन जो बेचने वाले हैं देखो वही हैं, और किसकी के हैं बताओ। कहाँ उपचार चल रहा है बच्चे का? यहाँ है देखो मेडिकल में, फिलहाल तो चल रही है कार्रवाई। बेचारा अपनी बैठा है अपना मेडिकल में, ऑपरेशन हो रहा है। बताओ, माँ बाप भी इतने परेशान हैं। मेरे को इन्होंने कॉल करी, मैं तुरंत ही बाकी चली आई थी। ये माँ बाप, इसके ये पिता हैं, वो क्या करते हैं? जी कोई नहीं है तो अपनी सादा ऐसी मजदूरी करते हैं, बस अपने मूर्ति लाइन की मजदूरी होती है वो करते हैं।